हेलो फ्रेंड, ये हमारी क्लास 9 है। जो टॉपिक का नाम है बेटा, आपको ये बात अच्छे से पता होगा, हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट हो चल रहा है, ठीक है। और उसी सीरीज़ की ये क्या है, 9th क्लास रहने वाली है। जो टॉपिक का नाम है बेटा वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कह रहा है कि बेटा ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, इसने नेशनल राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हैं उसको डेवलप करने में क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे बेटा जो रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या होता है। बेटा देखो बेटा, ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना, इस टॉपिक पे आके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उन्हें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होती बेटा। नॉलेज न होने के कारण बेटा एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो टीचर्स है ना, इस रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाते हैं, और मेन कारण उनका यही रहता है, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने यूट्यूब पे देखा भी, कुछ वीडियोज को भी देखा कि भाई रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेटेड, जैसे दिगराज, मैंने वहाँ पे एक नॉलेज गैप देखा बेटा, ठीक है। वहाँ पे नॉलेज गैप देखा जिसके कारण स्टूडेंट्स को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है। उसको देखने के बाद मैंने ये एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ क्लास 9 जो रहने वाली है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहे कि ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है बेटा। देखो, आप जो सोचते हो ना रोमांटिक होने का मतलब, ठीक है, रोमांटिक का होने का मतलब, जैसे कि बेटा आप सी और ही के बीच जो रिलेशन देखते हो, आप उसके बारे में सोचते हो भाई रोमांटिक का मतलब वही होता होगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ ना तो पूरी तरह से मैं इस चीज़ को नकार भी नहीं सकता, और पूर्ण रूप से इस चीज़ की हाँ भी नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूँ हाँ भाई, 50% यस है और 50% क्या है, नो। आगे समझ में। तो यानी कि ये कह रहा हूँ कि बेटा जैसा आप रोमांटिक के बारे में होने की बात सोच रहे हो ना, उसको मैं 50% हाँ भाई ऐसा ही है, और 50% ये भी कह सकता हूँ ऐसा नहीं भी है। देखो बेटा, रोमांटिक में मतलब क्या होता है बेटा, रूहानियत। रोमांटिक का हिंदी में मतलब होता है रूहानियत से, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता है, एक मैटर होता है लव का, यानी कि मैं कह सकता हूँ अपनेपन की भावना, ठीक है। अब बेटा बिल्कुल सही है। इसको 50% मैंने ये कहा कि लव मतलब क्या है, अपनेपन की भावना। इसको 50% नो क्यों कहा कि बेटा जो आप रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब सोच रहे हो, वहाँ पे ही को और सी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 50% तो यहाँ से यस कर दिया, लेकिन 50% नो क्यों किया बेटा, आपको यहाँ से ही और सी को हटाना पड़ेगा, और क्या लेके आना पड़ेगा, नेशन को लेके आना पड़ेगा। आगे समझ में। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति क्या करना, एक प्रेम की भावना, ठीक है। और वो चीज़ें जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाती हैं वो होता मेनली कल्चर, ठीक है। तो इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है बेटा, ये एक कल्चरल मूवमेंट है। और ये कल्चरल मूवमेंट क्या है बेटा, यही कल्चरल मूवमेंट क्या करता है, राष्ट्र के प्रति, जो नेशन के प्रति है, अपनेपन की भावना और लव को फील करवाता है। आगे समझ में बेटा, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को रोमांटिक इमेजिनेशन की डेफिनेशन समझने में ही दिक्कत आती है। टीचर्स भी जो बताते हैं बेटा, वहाँ पे नॉलेज गैप क्रिएट हो जाता है, वो सही से इसको क्या नहीं कर पाते, डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन मैं इसको अच्छे से आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब आपको यहाँ पे एक बार तो ही और सी को मान के चल लेना, ठीक है। मैंने कहा कि 50% हाँ भाई ऐसा ही होता है, 50% ऐसा नहीं भी होता है। तो ऐसा जो होता है उसमें 50% में भाई लव की भावना होती है, जैसे और सी के बीच में होती है रोमांटिक में, ठीक है। लेकिन आपको नहीं में क्या करना है, ही सी को हटा देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, नेशन को कर देना है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो रोमांटिक का डेफिनेशन ये निकल के आया, ठीक है। क्या करना बेटा, लव, ठीक है। लव निकल के आया, प्लस में क्या निकल के आ गया, नेशन। आगे समझ में। और ये लव कौन सी चीज़ डेवलप करती है बेटा, जो राष्ट्र का जो कल्चर है ना, वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या करता है, लव को डेवलप करता है, ठीक है बेटा। तो पता लग गया कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है बेटा, ये एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। और राष्ट्र के प्रति क्या करता है, भावनाओं को पैदा करता है। इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। कह रहे कि रोल ऑफ कल्चर, ठीक है। मैंने कहा रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। ए रोल ऑफ कल्चर इन नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने में कल्चर की क्या भूमिका है, ये हम रोमांटिक इमेजिनेशन के दौरान क्या करने वाले हैं बेटा, पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को बेटा। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें क्या बनाऊंगा बेटा, आपके लिए एक डिटेल क्लास बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कल्चर रोल ऑफ इन नेशनलिज्म, ठीक है। कह रहा है कि नेशनलिज्म वाज क्रिएट थॉट मोर देन जस्ट वॉर एंड टेरिटरी एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि जो नेशनलिज्म की भावना है ना, आप इससे
इसको इस तरह से सोचिए कि ये सिर्फ केवल वॉर से और बेटा टेरिटरी एक्सपेंशन से नहीं डेवलप होती है। हाँ ठीक है, वॉर से डेवलप हो सकती है। एक हमारा किसी राष्ट्र के प्रति विपक्ष में वॉर चल रहा है बेटा, ठीक है, हमारे राष्ट्र के लोग क्या हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और बेटा क्या एक एकता की भावना दिखाएंगे, यही नेशनलिज्म कहलाएगा, ठीक है। सेम टेरिटरी एक्सपेंशन में भी यही होता है। लेकिन बेटा ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सोचना है कि केवल वॉर के माध्यम से, केवल टेरिटरी के माध्यम से आप नेशनलिज्म को डेवलप नहीं कर सकते। नेशनलिज्म की भावना है, जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, उसको डेवलप करने में कल्चर भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। कल्चर प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। बेटा कल्चर में क्या क्या शामिल करोगे, आर्ट और पोइट्री को शामिल करोगे, स्टोरी और लिटरेचर को शामिल करोगे, म्यूजिक और सॉन्ग को शामिल करोगे। दीज एलिमेंट्स हेल्प एक्सप्रेस द सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग अक्रॉस द यूरोप। करेगी ये एलिमेंट है, इन्हीं एलिमेंट ने बेटा क्या किया, एक प्रकार से सेव किया नेशनलिज्म की भावना को, नेशनल सेंटिमेंट की भावनाओं को किस में बेटा एक्सप्रेस करने में और उनको सेव करने में। आगे बढ़ते बेटा, कुछ एग्जांपल्स के आधार पे बेटा मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स भी लगाई हुई है। देखो बेटा ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर किसके बेटा, ये पिक्चर बनाई थी डेला क्राउ ने, ठीक है, यूजिन डेला क्राउ की पिक्चर है। इसमें बेटा दिखाया गया है, ये महिला है, इसको पर्सोनीफाई किया गया है, ठीक है, इस महिला को पर्सोनीफाई किया गया है एज ए लिबर्टी के तौर पे। और ये क्या कर रही है बेटा, ये लोगों को लीड कर रही है स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। लोगों को क्या कर रही है बेटा, यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये क्या कर रही है बेटा, लोगों को लीड कर रही है स्वतंत्रता के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें बेटा क्या है, लोगों की भावनाओं को शो किया गया है, ठीक है। लोगों की भावना काफ़ी कंसंट्रेट हो गई, इस पर्सोनिफिकेशन इस लेडीज पे क्या हो गई, कंसंट्रेट हो गई। अब बेटा जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, एक ऐसी ही पिक्चर आपके चैप्टर में दिखाई देगी। किसकी पिक्चर है बेटा, ये आपको पता होगा, फ्रेडरिक सरियू की पिक्चर है। कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सरियू ने भी क्या किया बेटा, जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी, ठीक है, उनके सेंटीमेंट को, नेशनल सेंटीमेंट को, भाई फ्रांस के क्या सेंटीमेंट है, फ्रांस के सेंटीमेंट ये है कि हमें क्या बनना है, एक नेशन स्टेट बनना है, मोनार्की को क्या खत्म करना है, ठीक है। जो बेटा मैंने कहा था कि 1848 में आपको पता है कि जर्मनी के हाथ में एक फ्लैग था, लेकिन वो नेशन स्टेट बनता है, कब बनता है बेटा, 1871 में क्या बनता है, वो नेशन स्टेट बनता है। और 1871 में जब वो नेशन स्टेट बनता है तो उनके पास वो फ्लैग कहाँ से आ गया, नहीं, उनके पास वो फ्लैग कहाँ से आ गया, तो बात यही हो रही है ना। तो कह रहा है कि जो फ्लैग था उनके हाथों में, वो उनके हाथों में था बेटा एस्पिरेशन थी, अगर हम ऐसे एक नेशन स्टेट बनेंगे तो हमारा फ्लैग क्या होगा, ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लिबरल्स की सेंटिमेंट्स को तो दिखाया गया है जर्मनी के, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो पिक्चर्स में बेटा आर्ट के माध्यम से, ठीक है, आर्ट के माध्यम से क्या, आर्ट के माध्यम से क्या शो किया गया है बेटा, एक प्रकार से नेशनल सेंटिमेंट्स को शो किया गया है। स्टोरी एंड लिटरेचर, स्टोरी एंड लिटरेचर बेटा आपको पता है, आप ये तो ग्रीम ब्रदर्स हैं, ठीक है, ग्रीम ब्रदर्स ने क्या किया था बेटा, इन्होंने जो जर्मनी की जो फोक टेल्स, जो लोक कथाएं थी, ठीक है, घूम घूम के गाँव से उनको इकट्ठा किया और उनको क्या किया बेटा, रिपब्लिश किया। रिपब्लिक्स बेटा आपको पता है नेपोलियन ने क्या कर लिया था, नेपोलियन ने 1815 से पहले जर्मनी क्या कहते हैं, जर्मन पे एक प्रकार से कब्जा कर रखा था, उसको अपने अधीन कर रखा था, ठीक है। तो इन लोगों ने ये देखा कि जो जर्मनी है ना, जो फ्रांस है, वो जर्मनी के कल्चर को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, लोगों के सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए गांव-गांव में घूमे और उनके जो फोक टेल्स, जो लोक कथाएं थी, उनको क्या किया, कलेक्ट किया, ठीक है। और उनको कलेक्ट करने के बाद 33 वॉल्यूम्स में उसको रिपब्लिश किया और लोगों के सामने ये दिखाया कि हम फ्रांस से क्या है, बेटर है, हम फ्रांस से क्या है, बेटर है। हम, आप ये मत सोचिए कि भाई फ्रांस है वो हमसे सुपीरियर है, नेपोलियन जैसा उनके पास किंग है, आप जर्मनी के पास नहीं है। अगर कह रहे हैं कि जैसे फ्रांस का कल्चर है वैसे ही जर्मनी का भी कल्चर है, ठीक है। फ्रांस क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारे कल्चर को दबाने की कोशिश कर रहा है और अपने कल्चर को क्या करने की कोशिश कर रहा है, इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन दोनों दोनों भाइयों की बेटा सहायता से क्या किया, कल्चर को दोबारा से क्या किया गया, रिपब्लिश किया, ताकि लोग किसकी प्राउड की भावना फील कर सके और बेटा एक अपने अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगा सके, ठीक है। सेम एज इट इज़ बेटा, अगर आप इसका योगदान देखोगे म्यूजिक और सॉन्ग्स में, ठीक है, ये बेटा कैरोल कुरपिंस्की है, ठीक है, इसने क्या किया था बेटा, अपने संगीत में जो वहाँ के लोक डांस थे, आपको पता होगा पोलेनीज हो गया, ठीक है, मजूका हो गया, इन दोनों लोक नृत्य को क्या कर लिया, अपने जो संगीत था उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है, और बेटा एक सैम्बल बना लिया, किसका बेटा, नेशनल सेंटिमेंट्स की भावनाओं को शो करने के लिए। आगे समझ बेटा, तो ये ध्यान रख लेना, ये पूरा का पूरा मूवमेंट क्या है बेटा, एक कल्चरल मूवमेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कह रहा है बेटा, व्हाट इज़ द
रोमांटिसिज्म कि रोमांटिसिज्म है क्या, ठीक है। जो मैंने पहले बताया, ये क्या करता है बेटा, क्रिटिसाइज करता है रीजन को, ठीक है। ये कह रहा है कि आप हर चीज़ को रीजन की कसौटी पे नहीं कह सकते, आप हर चीज़ को साइंस के तौर पे नहीं दे सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें मामला होता है व्यक्ति की अंतरात्मा का, व्यक्ति की भावनाओं का। आगे समझ में बेटा, एक एक बार याद करो, आपको 1971 में आपको पता है बांग्लादेश 1971 से पहले बांग्लादेश क्या था, वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट था। लेकिन वहाँ पे क्या किया, वेस्टर्न पाकिस्तान ने जो वहाँ की लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको बांग्ला थी, लेकिन उनके ऊपर जो वेस्टर्न पाकिस्तान की लैंग्वेज थी वो इम्पोज करने की कोशिश की थी। आगे समझ में, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई बांग्ला तो हमारी मदर टंग, आप इसको ख़त्म करके अपनी लैंग्वेज हम पे कैसे इम्पोज कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटा लोगों के सेंटिमेंट्स का मामला था, वहाँ के उन लोगों की भावनाओं का मामला था। आगे समझ में, तो कह रहा है कि रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। कह रहा है कि ठीक है भाई, रीजन और साइंस है, हम मानते हैं, लेकिन केवल रीजन और साइंस नहीं है, आप व्यक्ति की भावनाओं को भी तो महत्व दो। ठीक है, ठीक है भाई, रीजन और साइंस से आपके अंदर सोचने की क्षमता आ सकती है, लेकिन से प्रेम देश से प्रेम करने की भावना थोड़ी आ जाएगी। देश से प्रेम की भावना क्या करेगी बेटा, कौन सिखाएगा, उसका कल्चर। जब आप उसके कल्चर से प्यार करोगे तो ही तो देश के प्रति प्रेम की भावना आएगी, ठीक है। तो बेटा एक ये बात ध्यान रख लेना, मैं ये नहीं कर रहा कि भाई 100% साइंस को गलत बताया गया था। हाँ, उन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज़ किया था, बोला कि नेशनल जो राष्ट्रवादी भावनाएं उनको डेवलप करने में व्यक्ति के कल्चर का भी, उसकी भावनाओं का भी क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन द इमोशन, व्यक्ति की भावनाओं पे, उनके आंतरिक ज्ञान पे, उन आंतरिक भावनाओं पे, उसके रहस्यवादी जो भावनाएं हैं उन पे भी फोकस किया जाए, ठीक है। ये भी क्या करती है बेटा, ये उतने ही सहायता करती हैं एक सामूहिक पहचान को डेवलप करने में और राष्ट्र को खड़ा करने में, ठीक है बेटा। एक कॉमन कल्चर पास्ट वाज सीन एज द एसेंशियल बेसिस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। क्योंकि जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उसमें बेटा जो कॉमन कल्चर रहा है पास्ट में, वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। आगे समझ में, वो आपको फील करवाता है कि पास्ट में जो इस टेरिटरी पे रहते हैं वो लोग एक थे। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा विजुअल आर्ट यूजिन डेलाक्राउ की यहाँ पे इमेज दी गई है, ये आपकी बुक से ही उठाई गई इमेज है, ठीक है बेटा। आप इसको ऐसा कंपेयर करके देखो बेटा, आप इसको कंपेयर करोगे किससे, आप इसको जलियावाला जो बाग है ना, जो मसेकर है, उसके साथ एक बार कंपेयर करके देखो। जब जलियावाला बाग इंसिडेंट हुआ तो इंडियंस के मन में क्या हो गया, एक गुस्सा भर के आया, किसके बीच, ब्रिटिश के अगेंस्ट के, ठीक है। और इस गुस्से ने लोगों को कहीं ना कहीं क्या करवा दिया, यूनाइट करवा दिया। उन्होंने ब्रिटिशर का क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और लोगों को पता भी लग गया कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, ब्रिटिशर है, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपको पता है बेटा, जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर ने क्या कर रखा था बेटा, कब्जा कर रखा था किसके ऊपर, ग्रीस के ऊपर कब्जा कर रखा था। और जो जो उसका ग्रीस का जो 1821 में क्या स्टार्ट हो गया था, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है। अब 1822 में क्या किया गया बेटा, ओटोमन एम्पायर ने, तुर्कों ने उसको दबाने के लिए क्या क्या कर दिया बेटा, जो कैओस जो आइलैंड था, द्वीप था, उस पर अटैक कर दिया और बहुत सारे बच्चों को और महिलाओं को मार डाला, ठीक है। तो बेटा जो डेलाक्राओ ने है ना, डेलाक्राओ ने क्या करने की कोशिश की है, जो बच्चों का, जो वहाँ की महिलाएं थी और जो बच्चे थे ना, उनके दुख को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। उन्हें पता था ये चीज़ लोगों की भावनाओं को भड़काएगा, ठीक है। और जब लोगों की भाव फीलिंग्स पे चोट होगी तो लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ठीक है। एम टू अपील इमोशनल एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीस, ठीक है बेटा। ये इमेज बनाने का मतलब क्या था, इसका एम ये था, अपील करना। कैसे अपील करना बेटा, भावनात्मक, क्या करने के लिए बेटा, क्रिएट सिंपैथी द ग्रीस, यानी कि यूरोप के जो देश थे उनके लोगों को बेटा इमोशनल अपील करना था कि आप किसका साथ दो, ग्रीस का साथ दो, ठीक है। तुर्क एम्पायर ने क्या कर दिया, ओटोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, बहुत सारे बच्चे और महिलाओं को क्या क्या कर दिया, मार डाला। ध्यान रख लेना बेटा, इस इमेज में कहीं भी हीरो नहीं दिखाया गया, हीरोइज्म नहीं दिखाया गया है, नायक तो नहीं दिखाया। यहाँ पे भावनाएं, दुखी महिलाएं, ठीक है, दुखी बच्चे, ये सब दिखाए गए हैं, ठीक है। तो जो रोमांटिक इमेजिनेशन होता है ना, उसमें भावनाओं का महत्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा है द इम्पैक्ट ऑफ आर्ट, कौन सी आर्ट का इम्पैक्ट बेटा, इसी आर्ट के इम्पैक्ट की ये बात कर रहा है। डेलाक्राउ ने क्या किया था, इसको प्रिंट कर किया था, ठीक है। कह रहा है डेलाक्राउ
यूज दिस ट्रेजिक इवेंट टू ड्रामेटाइज द इंसिडेंट। ठीक है, उसने ड्रामेटाइज किया था इस इंसिडेंट को, किस लिए बेटा? फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि किस प्रकार से जो महिलाएं और बच्चे हैं वो दुखी हैं और किस प्रकार से वो दुख का सामना कर रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इसमें हीरोइज्म की भावना नहीं दिखाई देगी। दिस वाज इंटेंडेड टू जनरेट पावरफुल इमोशन सपोर्ट फॉर द नेशनल कॉज अमंग द यूरोपियन ऑडियंस। जो यूरोपियन ऑडियंस थे उनके मन में एक भावना को जनरेट करने के लिए क्या किया गया था, ये प्रिंट क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी। सेम एज इट इज, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, उसमें भी क्या किया गया था बेटा, बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को और पुरुषों को क्या कर दिया गया था, मार डाला गया था। ठीक है, जब इस घटना की खबर इंडिया में फैली, इंडिया छोड़ो बेटा पूरे वर्ल्ड में जब फैली ना, तो ब्रिटिशर को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। और जो इंडियंस थे उनके अंदर एक क्या थी बेटा, एक ऐसी भावना थी, इन ब्रिटिशर को आज देश से बाहर निकाल दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कल्चर मूवमेंट को डेवलप करने में, ठीक है, इस व्यक्ति का भी आपको पता है, ये कौन है, हार्डर है। ठीक है, कल्चर ऑफ द पीपल कह रहा है कि द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड हार्डर आर्ग्यू दैट ट्रू कल्चर वाज फाउंड अमंग द कॉमन पीपल। कह रहा है कि अगर आप जर्मनी का अगर कल्चर देखोगे, जो रियल कल्चर है ना, तो वो अगर देखना है ना, तो वहाँ के कॉमन लोगों को देखो। जो कॉमन लोगों की जो प्रथाएं हैं, जो कल्चर है, जो जिन प्रैक्टिस को वो फॉलो करते हैं, जिन फोक टेल्स को वो यूज करते हैं, ठीक है, उनमें दिखाई देगा। 10 वॉल कह रहा कि बेटा कॉमन लोग, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लोग। द टर्म यूज द कॉमन पीपल, ट्रू जर्मन कल्चर इज डिस्कवर थॉट फोक ट्रेडिशन। कह रहा है कि जो अगर आपको ट्रू कॉमन कल्चर देखना है ना, तो वहाँ की जो फोक ट्रेडिशन है ना, जो लोक परंपराएं हैं, उनको देखो, आपको रियल जर्मन कल्चर वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, कह रहा है कि डिफाइनिंग द वोल्गेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, वोल्गाइस्ट का मतलब क्या है, वोल्गाइस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र के प्रति क्या है, एक भावना, स्पिरिट ऑफ नेशन वोल्गाइस्ट का मतलब होता है। कि अगर स्पिरिट ऑफ नेशन देखना है ना, तो वहाँ के आपको फोक सॉन्ग में दिखाई देगा, फोक पोट्री में दिखाई देगा और फोक डांस में दिखाई देगा। यही चीज़ें क्या मिलके बनाएंगे बेटा, स्पिरिट ऑफ नेशन को डेवलप करती हैं, और इसको क्या किया गया है, वोल्गाइस्ट कहा गया है। ठीक है, अब कह रहा है बेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज। देखो बेटा वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है, जो आपकी स्थानीय भाषाएं होती हैं ना, जो स्थानीय, जो लोकल भाषाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। कह रहा है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं वो किस प्रकार से रोमांटिक इमेजिनेशन की भावना डेवलप करती है। मान लो बेटा एक व्यक्ति ये है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये है। अब बेटा मान लो ये लिटरेट है, ये क्या है बेटा, इलिटरेट है, अनपढ़ है। अगर आप इससे इस ऐसी लैंग्वेज में बात करते हो जो इसकी लैंग्वेज नहीं है, तो ये आप चाहे देश के, भाई देश को आपकी ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी बड़ी बड़ी स्पीच दे लो, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं पाएगा। अगर इसके अंदर आपको राष्ट्रवादी भावनाएं, अगर राष्ट्रीय फीलिंग्स को जगाना है, नेशनल फीलिंग्स को जगाना है, तो इससे आपको करनी पड़ेगी, इसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज ही क्या कर सकती है बेटा, अनपढ़ और जो राष्ट्र के जो कॉमन पीपल है उनको क्या कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है। मोबिलाइजेशन, नेशनलिस्ट यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज टू कैरी देयर मैसेज टू लार्ज इलिटरेट ऑडियंस। ठीक है, कह रहा है कि जो बेटा नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया बेटा, वहाँ की स्थानीय भाषाओं को डेवलप किया, वो क्या किया, यूज किया लोगों के अंदर क्या करने के लिए बेटा, नेशनलिस्ट की राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए अनपढ़ लोगों में। ठीक है, नेशनल स्पिरिट एम्फेसाइज वाज ऑन कलेक्टिंग द लोकल फोक टू कवर द एंसेंट नेशनल स्पिरिट। देखो बेटा ये बात आपको भी अच्छे से पता होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा था, अगर उस टाइम की बात करो, जो इंडियंस थे, कहीं ना कहीं इंडियंस का जो मनोबल था ना वो टूट चुका था। ये इंडियंस का मनोबल टूटने का कारण क्या था, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे ना, ब्रिटिशर ने एक चीज़ को बार बार क्या किया बेटा, बार बार लोगों के सामने रखा कि जो ब्रिटिशर, जो गोरी चमड़ी के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल ब्राउन चमड़ी के बिल्कुल गोरे लोग, ठीक है, वो क्या है, सुपीरियर है, और जो इंडियंस है ना इन्फीरियर है। इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर, सब के सब क्या है, इन्फीरियर है। ब्रिटिशर, आप इंडियंस को ये बोल देते, आप ब्रिटिशर का धन्यवाद करो कि हम आपको क्या करना, हम आपको सिविलाइज करने के लिए आए। आगे समझ में। लेकिन बात बेटा, किसी अगर आप देखो तो हम उस सिविलाइजेशन के हैं जो वर्ल्ड में क्या है बेटा, ओल्डेस्ट भी है। आपको पता होगा कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब तो इनका पता भी नहीं था कि है या नहीं है।
ठीक है। तो ये हम इनसे इन्फीरियर कैसे हो सकते थे? तो बेटा हमारे जो पुनर्जागरण के कुछ थिंकर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक है, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी ये विवेकानंद हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो अपना जो एंशिएंट जो पास्ट था ना, उसको क्या किया बेटा, रीपब्लिश किया, उसको रीराइट किया। और इंडियंस को क्या किया बेटा, इंडियंस को प्राउड फील करने का एक मौका दिया। देख, जैसे ये कहा कि भाई शून्य की खोज इंडिया में हुई। अच्छा अच्छा, इंडिया में हुई, तो ये अंग्रेज में अब वैसे ही पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो इससे इंडियंस के मन में क्या आई, एक प्राउड की फीलिंग आई। और जो इंडियंस अपने आप को इन्फीरियर समझते थे, वो क्या कहने लग गए, इन्फीरियर इंडियन नहीं, ये ब्रिटिशर है। हम हमारी सिविलाइजेशन इतनी ओल्डेस्ट है, जब तो ब्रिटिशर का कुछ पता ही नहीं था, जब तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पता ही नहीं था क्या चल रहा है, वैसे ही हम पुरानी सिविलाइजेशन के हैं। आज जो शहर आपने डेवलप कर रखे थे, वो तो आपको हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देंगे। तो इन चीज़ों ने क्या कर दिया बेटा, जो एंशिएंट पास्ट था उसको रीराइट करके इंडियंस के मन में क्या कर दिया, एक गर्व की भावना को भर दिया। और जैसे ही वो उन्हें प्राउड फील हुआ बेटा, उनके अंदर क्या है, जोश आया, उन्होंने 1947 में ब्रिटिशर को क्या कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बेटा यही किया गया कि जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी ना, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनको प्राउड फील करने के लिए, जो प्राचीन जो चीज़ें थी ना, जो प्राचीन जो पास्ट था, जो गौरव था, उसको रीराइट किया गया कि आप भी कभी महान थे। आपकी महानता को ये ब्रिटिशर क्या हो रहे हैं, दबा रहे हैं। सेम एज इट इज जर्मनी में भी कहा कि आप भी महान थे। नेपोलियन ने आया, नेपोलियन ने यूरोप में फ्रेंच कल्चर को प्रमोट किया और आपके कल्चर को क्या कर दिया, दबा दिया। तो आप अपने कल्चर के बारे में जानो ना। आप अपने कल्चर के बारे में जान लोगे तो आपको फ्रेंच कल्चर तो बहुत ही घटिया लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, वो खुद का कल्चर है, ठीक है। लैंग्वेज नॉट जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन, कह रहे कि लैंग्वेज सिर्फ क्या है, ये नहीं कह रहे कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, ये इससे भी बढ़ के इट वाज द वेपन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये प्रतिरोध का एक क्या हो सकता है, वेपन हो सकता है, एक हथियार हो सकता है। जैसा मैंने बताया था 1971 में कहाँ पे हुआ था बेटा, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। सेम एज इट इज, इसमें एक केस स्टडी यूज की गई है बेटा, किसकी, पोलैंड की, ठीक है। कह रहे कि म्यूजिक इन पोलैंड। अब पोलैंड में बेटा, ठीक है, अगर पोलैंड कह रहा है कि इन पोलैंड कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रोट हिज ओपेरा म्यूजिक, ही ट्रांसफॉर्म द फोक डांस इनटू द नेशनल सिंबल। कह रहे जो पोलोनाइज थे, ठीक है, और जो मजूका वहाँ का जो लोग क्या कहते हैं ट्रेडिशनल डांस था, उनको क्या कर दिया बेटा, उनको अपने म्यूजिक से जोड़ लिया और उसको क्या बना दिया, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है। अगर पोलैंड लैंग्वेज वाज ए वेपन, करे आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जैसे ही बेटा क्या किया, रशिया ने पोलैंड पे कब्जा किया, तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ द स्कूल। रशिया ने क्या कर दिया बेटा, यू नो वेरी वेल रशियंस, ठीक है बेटा, पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको स्कूलों में क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। रशियन लैंग्वेज, मेनली रशियन लैंग्वेज, इसके साथ हमारे काफ़ी बेटा क्या है, फ्रेंडली संबंध है, ठीक है। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर, कह रहा है कि सभी जगह कौन सी लैंग्वेज क्या कर दी बेटा, इम्पोज कर दी गई, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर दी गई। कह रहा कि जो पुजारी और जो क्लैर्जी यूज द पोलिश इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एज फॉर्म ऑफ डिफेंस, करे कि जब रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया, ठीक है, तो जो पोलैंड के जो पुजारी थे, ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होती, ठीक है, कोई सेरेमनी होती, तो वो पोलिश लैंग्वेज यूज करते। क्यों बेटा, कहीं ना कहीं रशियन का विरोध करने के लिए। आगे समझ, काफ़ी अब बेटा उन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़ता। कौन सी पनिशमेंट, मैनी वर सेंट टू साइबेरिया एज पनिशमेंट फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। आगे समझ, उन्होंने क्या किया बेटा, उनको रशियंस ने उनको साइबेरिया भेज दिया पनिशमेंट के तौर पे। फिर भी वो नहीं रुके, अपने कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट किया। उन्हें पता था यही कल्चर लोगों में, जो पोलैंड के जो लोग हैं, उनमें क्या कर सकता है, एक सामूहिक भावना, राष्ट्रीय भावना क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तब भी क्या कहा बेटा, मैंने यहाँ पे यूज किया था, कौन सा यूज किया था बेटा, एक ये लिखा हुआ था, इट वाज द वेपन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेटा ग्रीम ब्रदर्स ने क्या किया बेटा, ये दोनों भाई थे, जो हनाओ में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने क्या किया, दे स्पेंड 6 ईयर ट्रैवलिंग फॉर विलेज टू विलेज कलेक्टिंग फोक टेल्स। तो बाकी जो जो लोग कथाएँ थी, उनको क्या किया बेटा, इकट्ठा किया। दे बिलीव दीज टेल्स वर द एक्सप्रेशन ऑफ प्योर जर्मन स्पिरिट। कह रहा है कि यही फोक टेल्स हैं जो सही मायने में जो प्योर शुद्ध जो जर्मन भावनाएं हैं उनको शो करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू डोमिनेंस, ठीक है। अब बेटा मैंने बताया था
नेपोलियन ने क्या कर दिया था बेटा, कब्जा कर लिया था किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, और उनके ऊपर जो फ्रेंच कल्चर था वो इम्पोज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन द ग्रीन ब्रदर सा द फ्रेंच डोमिनेंस एज द थ्रेट ऑफ जर्मन कल्चर, कह रहे कि जो फ्रेंच जो डोमिनेंस है ना, प्रभुत्व है, वो जर्मन कल्चर के लिए क्या है, एक खतरा है। देयर वर्क वाज मोर देन जस्ट ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कह रहे कि उनका काम सिर्फ स्टोरीज कलेक्ट करने से नहीं था, उनका काम था इन स्टोरीज को कलेक्ट करके जर्मन कल्चर को आगे लेके आना और लोगों के अंदर प्राउड फील करवाना कि भाई आपका अपना भी कल्चर है, आप फ्रेंच कल्चर के चक्कर में मत पड़िए, जो अपना कल्चर है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, इंडिया में हम मानते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला बहुत ही महान होता है, लेकिन हकीकत में वो महान नहीं होता है। महान वो है जो हिंदी बोलता है, जो वहाँ अपनी स्टेट की लैंग्वेज बोलता है। आगे समझ बेटा, पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, करे इसने 33 डिक्शनरी क्या की बेटा, पब्लिश की, कहीं ना कहीं जो वहाँ के लैंग्वेज को शो करने के लिए। कंसिडर देयर फोक टेल्स वाज द वे ऑफ सेव जर्मन हेरिटेज, कह रहा है कि बेटा ये सुनिश्चित किया कि जो जो जर्मन की जो विरासत है ना, फोक टेल्स है, उन्हीं को कंजर्व करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप कर सकते हैं। हेल्प क्रिएट द नेशनल आइडेंटिटी थ्रू द प्रिवेशन ऑफ लैंग्वेज एंड लॉ, कह रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो मेन रोल था किस में था बेटा, लैंग्वेज और लोर, जो फोक लोर है उसको प्रिजर्व करने के चक्कर में हम नेशनल आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और जो फ्रेंच लोगों को क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आज की जो क्लास है बेटा यहीं पे ख़त्म होती है। देखो बेटा, मैंने जो ये टॉपिक पढ़ाया है ना, मैं ये नहीं कहता कि भाई अच्छा पढ़ाया होगा, इसमें भी कुछ कमियाँ रही होंगी। तो कोई कमी हो ना तो आप कमेंट में क्या कर दिया करो, वहाँ पे लिख के मेरे को बता दिया करो, सर ये इसका पॉजिटिव पक्ष है और ये इसका क्या है, नेगेटिव पक्ष है, आप इस चीज़ में सुधार कीजिए। तो बेटा मैं कहता हूँ मैं 100% आपकी कही हुई चीज़ में क्या करूँगा, सुधार करूँगा, लेकिन आप अपनी बात बताओगे तभी तो। कोई कमी है, मान लो आज 9वीं क्लास है, कमी है, उसको 10th क्लास में मैं सुधार लूँगा, और आपकी क्यूरी जो होगी बेटा 10वीं क्लास में उसका समाधान कर दूँ। तो बेटा आप या तो टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम मेरा पर्सनल टेलीग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से उठा लिया करो। आपका जो भी कमेंट है, जो भी क्यूरीज है, आप मेरे पास मैसेज करो, ठीक है, मैं पक्का समाधान करूँगा। ठीक है बेटा, आज के लिए अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं 10th क्लास में।